नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में हर चीज में एक छिपी हुई लय है? एक बच्चे के झूले से लेकर अंतरिक्ष में घूमते ग्रहों तक में। आज हम इसी छिपी हुई लय के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे, जो गति के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाती है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक बच्चे का झूला, गिटार का तार और चांद, ये तीनों तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, है ना? पर फिजिक्स की नजर से देखें तो इनमें एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। क्या हो सकता है वो? इसका जवाब है लय। ये सभी अपनी गति को एक तय समय के बाद दोहराते हैं, एक पैटर्न में, और इसी दोहराव को समझना ही आज हमारा मकसद है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस लय को समझने के लिए हमें पहले इसकी भाषा सीखनी होगी। कुछ खास शब्द, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इसे समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी हरकत जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को दोहराए। सोचिए, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है या घड़ी की सुइयां घूमती हैं। ये सब के सब आवर्त गति के ही तो उदाहरण है। अब इसी आवर्त गति का एक खास केस है दोलन गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि कोई चीज सिर्फ अपनी गति दोहराती नहीं है, बल्कि एक सेंटर पॉइंट के, मतलब एक मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे जाती है, जैसे झूले का झूलना या पुरानी घड़ी का पेंडुलम। तो एक बात साफ है, हर दोलन गति आवर्त गति तो होती है, पर हर आवर्त गति का दोलन गति होना जरूरी नहीं। अच्छा, इस गति को नापने के दो मेन तरीके हैं। पहला है आवर्तकाल, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में या एक बार पूरा आगे पीछे होने में कितना टाइम लगता है। और दूसरा है आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही सिंपल सा रिश्ता है। आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का ठीक उल्टा होती है। मतलब अगर किसी चीज को एक दोलन पूरा करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो जाहिर है उसकी आवृत्ति कम होगी, और अगर टाइम कम लग रहा है तो आवृत्ति ज्यादा होगी। सिंपल। तो चलिए अब हम दोलन गति के सबसे परफेक्ट, सबसे आइडियल फॉर्म को समझते हैं, जिसे फिजिक्स की दुनिया में कहते हैं सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में एसएचएम। तो एसएचएम में सबसे जरूरी चीज क्या है? इसमें होता है एक रिस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसा बल जो उस चीज को हमेशा उसकी सेंटर वाली आराम की पोजीशन पर वापस खींचने की कोशिश करता है। और ये बल उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितनी दूर वो चीज अपनी सेंटर पोजीशन से जाती है। और ये टेबल, अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एसएचएम में होता क्या है। जब कोई चीज बिल्कुल बीच में होती है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, पर उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही वो किनारों पर पहुंचती है तो एक पल के लिए रुक जाती है, मतलब स्पीड 0, लेकिन उस पर वापस खींचने वाला जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। और एनर्जी, वो भी ठीक इसी पैटर्न में काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में बदलती रहती है। चलिए अब इन सब थ्योरी को एक असली दुनिया के उदाहरण से जोड़ते हैं जो एसएचएम को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है, और वो है सरल लोलक यानी अ सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, किताबों के हिसाब से एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है? एक भारी सा पॉइंट जिसे बॉब कहते हैं, जो एक ऐसी डोरी से लटका हो जिसका खुद का कोई वजन ना हो और जो खिंच भी ना सके। अब हाँ, असल दुनिया में ऐसा बनाना तो लगभग नामुमकिन है, पर फिजिक्स को समझने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। और ये रहा वो फॉर्मूला जो इस पूरे डिस्कशन का दिल है। T बराबर 2π√L/g। यहाँ T है टाइम पीरियड, L है डोली की लंबाई और G है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। यकीन मानिए, आगे हम जो भी देखने वाले हैं वो सब इसी एक छोटे से समीकरण से निकलकर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मैथ्स का फॉर्मूला है ये हमें असली दुनिया के बारे में क्या-क्या हैरान करने वाली बातें बताता है। यहीं से ये सब बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमें साफ साफ बता रहा है टाइम पीरियड सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डोरी की लंबाई और ग्रेविटी की ताकत। और सबसे हैरान करने वाली बात, पेंडुलम का बॉब कितना भारी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक हल्का और एक भारी बॉब अगर लंबाई बराबर है तो बिल्कुल एक ही टाइम में अपना झूला पूरा करेंगे। अब इसका असर देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में। गर्मियों में क्या होता है? गर्मी से धातु फैलती है, तो पेंडुलम की जो लंबाई है L वो थोड़ी सी बढ़ जाती है,
और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड T भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हर झूले में अब ज्यादा टाइम लगेगा और घड़ी धीमी हो जाएगी। और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा, ठंड से धातु सिकुड़ती है, लंबाई L कम हो जाती है, जिससे टाइम पीरियड T भी कम हो जाता है। हर झूला जल्दी पूरा होता है और घड़ी तेज चलने लगती है। अब ग्रेविटी का असर देखते हैं। जब कोई किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है तो पृथ्वी के सेंटर से उसकी दूरी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? ग्रेविटी यानी G की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और फिर से फॉर्मूले पर आइए। अगर G कम होगा तो टाइम पीरियड T बढ़ जाएगा और एक बार फिर घड़ी सुस्त हो जाएगी, धीमी चलेगी। और सोचिए, अगर हम ग्रेविटी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दें, जैसे पेंडुलम को उठाकर चांद पर ले जाएं। चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, तो फॉर्मूले में G की जगह G/6 रखने पर क्या होगा? टाइम पीरियड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब चांद पर पेंडुलम एकदम सुस्ती से धीरे धीरे झूलेगा। अब ये नंबर देखिए, 0, 0। ये एक बहुत ही खास हालत को दिखा रहा है। ये 0 एक ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट के अंदर महसूस होने वाली ग्रेविटी की वैल्यू है। भारहीनता की जो हालत होती है ना, उसमें प्रभावी G 0 हो जाता है। तो अब सोचिए हमारे उस फॉर्मूले का क्या होगा अगर हम G की जगह 0 रख दें, तो T यानी टाइम पीरियड अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट। इसका सीधा सा मतलब है कि पेंडुलम अपना एक झूला कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा। वो बस वहीं हवा में तैरता रहेगा जहां उसे छोड़ा गया हो। मतलब पेंडुलम घड़ी स्पेस में काम कर ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो देखा, एक सिंपल से फॉर्मूले ने हमें घड़ियों से लेकर पहाड़ों और चांद तक की सैर करा दी। अब जब इस गति की छिपी हुई लय के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए। और कौन सी चीजें हैं जो इन्हीं नियमों पर चल रही हैं? हो सकता है पार्क में झूलता कोई बच्चा, या फिर फोन का वाइब्रेशन। फिजिक्स सच में हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।